दिल्ली के गोविंदपुरी में मंगलवार रात लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने गोविंदपुरी थाने के पास लगाया जाम। 5 साल के बच्चे के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी पर अपहरण के साथ रेप का केस भी दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ये देखिए, दिल्ली के गोविंदपुरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। 5 साल के बच्चे के अपहरण के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी पर अपहरण के साथ साथ 5 साल के बच्चे का रेप करने का केस भी दर्ज करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 5 साल के बच्चे की किडनैपिंग के मामले को लेकर गोविंदपुरी थाने के पास जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। दरअसल 2 दिन पहले 5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया था। पुलिस ने मंगलवार को बच्चे को बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया था, जबकि लोगों का आरोप था कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी पर पोस्को की धाराएं लगा दी है। दिल्ली की और जिस वक्त गोविंदपुरी में ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त टीवी 9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा भी वहीं मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाम को खुलवाया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 दिन पहले एक 5 साल के बच्चे का अपहरण किया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने उस बच्चे को बरामद किया, लेकिन इलाके के लोगों में खासा गुस्सा था। उनका कहना था कि जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया वो सिर्फ किडनैपिंग का था, जबकि उसमें पॉक्सो भी दर्ज किया जाना चाहिए। और इसके बाद गुस्साए लोगों ने आनंदमयी चौक को जाम किया, बहुत ज्यादा हंगामा किया। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। इलाके के पार्षद और तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया। अर्धसैनिक बलों ने लोगों का गुस्सा शांत कराया और उसके बाद उन लोगों को घर भेजा। इस पूरे मामले में जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन है, वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है कि किस तरीके से 2 दिन पहले जो 5 साल का एक लड़का था उसको किडनैप किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और आरोप भी लगाया जा रहा है कि उस बच्चे की हत्या करने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन अब बच्चे को बरामद कर लिया गया और उसके बाद इलाके के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने जो इस पूरे मामले का आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश की। भारी बारिश के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्थिति को संभालने के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। भारी बारिश और जलभराव के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। सड़कों से लेकर रेलवे पटरियों तक हर जगह पानी भरा है। कई जगहों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भरा है। विजयवाड़ा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। और वहीं बाढ़ से जूझ रहे विजयवाड़ा से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां 300 नई कारें बाढ़ के पानी में डूब गई। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है, जहां एक कंपनी के ग्राउंड में पानी भर जाने के कारण 300 नई कारें पानी में डूब गई। तेज बारिश और जलभराव के कारण मैदान में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और देखते ही देखते 300 से ज्यादा कारें पानी में डूब गई। बताया जा रहा है कि नई कारों के अलावा ग्राउंड सर्विसिंग के लिए आई कारें भी यहां खड़ी थी। विजयवाड़ा में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा आप इस वीडियो के आधार पर लगा सकते हैं। इस इलाके में मौजूद कई इंडस्ट्री में पानी भर जाने के कारण करोड़ों के नुकसान की आशंका है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी एक्शन में हैं। सीएम नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम नायडू ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। साथ ही राहत शिविरों का भी दौरा किया। घुटनों तक पानी में चलकर सीएम नायडू विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लोगों की समस्याओं को जाना, साथ ही उनके तत्काल निराकरण के लिए निर्देश दिए। चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एयरफोर्स ने इसका वीडियो जारी किया है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश के बाद लोगों के घर जलमग्न हो गए, जिसके कारण लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं।
आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए सेना ने 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जिसमें 4 MiG-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। तो वहीं 2 चेतक हेलीकॉप्टर हैं। ये हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर खाद्य सामग्री ड्रॉप कर रही हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में डिंडी नहर में पानी बढ़ जाने से फंसे 10 आदिवासियों का 11 घंटे के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। तेलंगाना के नलगोंडा में डिंडी नदी में मछली पकड़ने गए 10 आदिवासी नहर के बीच बने टापू पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 10 आदिवासियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी आदिवासी सोमवार शाम से टापू पर फंसे हुए थे। जानकारी लगते ही मंगलवार सुबह पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ड्रोन के जरिए पहले सभी की लोकेशन का पता लगाया गया। उसके बाद रस्सियों और नाव के सहारे सभी आदिवासियों को रेस्क्यू किया गया। इधर देहरादून में टोंस नदी में आई बाढ़ में 2 लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने किया। भारी बारिश ने उत्तराखंड में कहर बरपा रखा है। मंगलवार को देहरादून की टॉस नदी में आई बाढ़ के कारण 2 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया। दोनों शख्स नदी के बीच बने टापू पर गए थे। इस दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से वहीं फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे दोनों को नदी के बीच बने टापू से बाहर निकाला। और वहीं उत्तराखंड में भी बारिश के कारण तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लैंडस्लाइड की वजह से रुद्रप्रयाग गौरीपुर हाईवे बंद हो गया। केदार घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण मंगलवार को केदारनाथ यात्रा नहीं हो पाई। वहीं पहले से केदारनाथ में मौजूद यात्रियों को भी वापस आने की सलाह दी गई है। इस बीच मंगलवार को सोनप्रयाग और मनकटिया के बीच पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों का मलबा मार्ग पर आ गया और पैदल मार्ग भी बंद हो गया। इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पहाड़ी से लगातार पत्थरों की बारिश होती नजर आ रही है। और अब बात करते हैं गुजरात की। सूरत के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात के मंत्री गणपत सिंह वसावा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात में सूरत के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने 14 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इधर गुजरात सरकार के मंत्री गणपत सिंह वसावा भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं। मंत्री ने सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। मंत्री ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को भी जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रुनेई के राष्ट्रपति हसनल बोलकिया से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति हसनल बोलकिया के साथ डिनर भी करेंगे। आज ही सिंगापुर के लिए रवाना होंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे। पीएम मोदी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 8:20 पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। सुबह 8:30 बजे इस्ताना नुरुल ईमान में राष्ट्रपति हसनल बोलकिया से मुलाकात करेंगे। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति हसनल के साथ भोजन करेंगे। ब्रुनेई दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज सिंगापुर का दौरा करेंगे। इससे पहले मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने रेड कार्पेट पर वेलकम किया। पीएम मोदी को ब्रुनेई में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। यहाँ उन्होंने मस्जिद के इतिहास से जुड़ा एक वीडियो भी देखा। प्रधानमंत्री ने बंदर सेरी बेगवान में भारत के हाई कमीशन की एक चांसरी का भी उद्घाटन किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। पीएम मोदी के प्रचार की शुरुआत डोडा से हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है।
सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के प्रचार की शुरुआत डोडा से हो सकती है। पीएम जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली कर सकते हैं। अगले हफ्ते पीएम की 3 रैलियां हो सकती हैं। पीएम की होने वाली रैलियों को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम की रैली से पहले कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। आज से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू होगा। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में करेंगे मेगा रैली, रामबन अनंतनाग में करेंगे जनसभा। विधानसभा चुनाव को लेकर आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल रैलियों के जरिए कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी रामबन और अनंतनाग जिलों में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रामबन जिले के गोल इलाके में बनिहाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकास रसूल बानी के लिए वो प्रचार करेंगे। इसके बाद राहुल अनंतनाग जिले के दूरू जाएंगे, जहां वो कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद मीर के समर्थन में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने रेलवे के ट्रैकमैन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि रेलवे को सुरक्षित रखने वालों के लिए सिस्टम में ना प्रमोशन है ना इमोशन। राहुल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि रेलवे को गतिशील और सुरक्षित बनाए रखने वाले ट्रैकमैन भाइयों के लिए सिस्टम में ना कोई प्रमोशन है ना ही इमोशन है। तो कितना डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर, आना जाना। मतलब 8 आगे 8 पीछे, और पैदल जाते हो? और तो जब आपकी टीम जाती है कितने लोग जाते हैं? यूनिट होती है हमारी। हाँ। एक यूनिट में लगभग 30 लोग होते हैं। हाँ। और इनको सुबह काम बांट दिया जाता है कि आपको इसी लोकेशन पे ये इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है या कुछ भी वहाँ पे काम है तो वो करना होता है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक में अब तक 90 में से 66 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई। हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में कई दौर की बैठकें हुई। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग चुकी है। सोमवार को 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिनमें 34 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। वहीं मंगलवार को 41 सीटों पर चर्चा हुई और 32 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। अभी भी 24 सीटें पेंडिंग हैं, जिसके लिए सब कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन और दीपक बावरिया को शामिल किया गया है। ये कमेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से बात करेगी। इन नेताओं से बाकी बचे 24 पेंडिंग सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के 90 सीटों पर चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब अपने सहयोगी दलों को भी साथ में लाने की तैयारी में है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब तक आप सांसद राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अगले 2 दिनों में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच तीसरे राउंड की बैठक होगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। और दिल्ली में LG के अधिकार अब बढ़ा दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति का भी अधिकार दिया है। बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति का अधिकार दिया गया। दिल्ली LG को नियुक्तियों का अधिकार मिला है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के अधिकार बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो गजट जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब दिल्ली LG के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा। इसके अलावा वो ऐसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और निकाय में किसी भी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति कर सकेंगे। इसके लिए वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 45 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। फिल्म इमरजेंसी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। फिल्म के सह निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई होगी। फिल्म के सर्टिफिकेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सरकार वो चुनिए जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है।
पंजाब में फिल्म को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन विवाद के चलते फिलहाल फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट आज फिल्म इमरजेंसी के सह निर्माताओं जी स्टूडियो द्वारा फिल्म के सर्टिफिकेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, ताकि फिल्म 6 सितंबर को रिलीज करने पर फैसला लिया जा सके। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने मार्च निकाला है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। डॉक्टर, राजनीतिक पार्टियां, संगठन और लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया, ह्यूमन चेन बनाकर न्याय की मांग की। वहीं जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने मंगलवार शाम को कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन वापस लिया और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। असम के बरपेटा में 28 मुस्लिम नागरिकों को विदेशी करार देते हुए सभी को डिटेंशन कैंप भेज दिया गया है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। असम के बारपेटा जिले में 28 मुसलमानों को ग्वालपाड़ा के डिटेंशन सेंटर में उस वक्त भेज दिया गया जब वो लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आए थे। जानकारी के मुताबिक इन सभी के पास भारतीय कागजात नहीं थे। सभी को पुलिस ने नोटिस भी दिए थे। कई सुनवाई के बाद भी उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। जिसके बाद सभी 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। स्थानीय मुस्लिम संगठन के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर, थाना मंडी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। मंगलवार को राजौरी के थाना मंडी इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घेराबंदी होते देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल राजौरी के थाना मंडी इलाके में सेना का एनकाउंटर जारी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों की तलाश में जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मणिपुर में ड्रोन हमले का नया ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को फिर एक गांव में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मणिपुर के कोटरुम गांव में मंगलवार को फिर ड्रोन से बम गिराए गए, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। साथ ही कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कुकी उग्रवादियों की ओर से कुछ खास गांवों को निशाना बनाकर ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। इससे पहले कोटरुक गांव में हुए हमले में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हुए। जिस कोटरुक गांव को कुकी उग्रवादी लगातार निशाना बना रहे हैं, वहां मई 2023 के बाद से कई हमले हो चुके हैं। इस गांव पर कुकी उग्रवादी लगातार हमला करते रहे हैं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़ियों की वजह से दहशत फैल गई है। इस बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम महसी गांव पहुंची। बहराइच के महसी गांव में भेड़िए के कारण दहशत का आलम यह है कि अफसरों की लंबी चौड़ी फौज स्पेशल टास्क फोर्स तक भेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई है। भेड़ियों को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन ड्रोन की मदद ले रहा है, लेकिन नतीजा सिफर है। भेड़ियों के झुंड में कितने सदस्य हैं, इसका अनुमान ही लगाया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से भेड़िए की तस्वीरें कैद हो गई हैं। दरअसल वन संरक्षक के साथ मौके पर पहुंची वन विभाग की टेक्निकल टीम ने ड्रोन के माध्यम से आदमखोर भेड़ियों के होने की तस्वीरों को कैद किया। फिर भी ये पकड़ से दूर है। यूपी के लखीमपुर खीरी के कई गांवों के लोग इस समय बाघ से दहशत में। हालात ये हैं कि लोग हाथ में लाठी डंडे और मशाल लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी रेंज में लोग बाघ के आतंक से किस कदर खौफजदा है। गांव वालों की नींद उड़ी हुई है। ग्रामीण जागकर रात बिता रही हैं। खेतों से वापस घर आते समय मशाल जलाकर निकल रही हैं। रात में लाठी डंडा लेकर गांव में खुद ही कैंपिंग कर रही हैं। कई लोग एक साथ चलते हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए कवायद कर रही है। यूपी के वन मंत्री ने बाघ को ट्रैंगुलाइज करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी के सुल्तानपुर में मामूली विवाद में बीजेपी नेता के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता राम अभिलाष सिंह के भतीजे का कुछ लड़कों से विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ देर तक हाथापाई के बाद एक युवक ने दूसरे को गोली मार दी। गोली लगने के बाद अभय प्रताप के साथी अस्पताल उन्हें लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अभय सिंह नाम की लड़की को, जिसकी उम्र 22 साल है और उसको गोली लगी है, जिसकी वजह से डेथ हो गई है। पंजाब में फिरोजपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिरोजपुर के अकालगढ़ गुरुद्वारा साहिब के बाहर 6 लोगों ने एक कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान आकाशदीप, दिलप्रीत और जसप्रीत के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दिलप्रीत का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। आपसी रंजिश का मामला ये लग रहा है। फिलहाल पुलिस वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ हम ਬਾਅਦ सर ये गैंगवार भी हो सकता है? ਨਾਟ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 302 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। एक्लिस साइकिल के पूर्व अध्यक्ष सलील कपूर ने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सलील कपूर ने दिल्ली में अपने आवास पर खुद को गोली मार दी। घटनास्थल से दिल्ली पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सुसाइड नोट में कुछ लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मंगलवार दोपहर 2 बजे के करीब सलील कपूर ने अपने एपीजे अब्दुल कलाम लेन स्थित अपने 3 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार के लोगों ने सलील कपूर का शव उनके घर के अंदर पूजा कक्ष के पास खून से लथपथ पाया। सलील कपूर को तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ और बैड टच का मामला दर्ज करवाया है। पटना के एक प्राथमिक स्कूल की 5वीं कक्षा की कुछ छात्राओं ने स्कूल के एक टीचर पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया है। बच्चियों का आरोप है कि टीचर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पर अश्लील वीडियो दिखाते हैं, साथ ही कॉपी चेक करने के बहाने छात्राओं को गलत तरीके से छूते हैं। हालांकि आरोपी शिक्षक और स्कूल के प्राचार्य ने आरोपों को गलत बताया और एक एनजीओ संचालिका पर छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया। इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिकायत पर सुनवाई नहीं होने पर एक किसान ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मंदसौर के कलेक्टर कार्यालय परिसर की हैं, जहां शिकायत का निराकरण नहीं होने से परेशान एक किसान विरोध दर्ज कराते हुए लेटते हुए कलेक्टर दफ्तर पहुंचा। किसान ने जमीन माफिया की शिकायत कलेक्टर से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद किसान ने विरोध का यह अनोखा तरीका अपनाया। किसान का ये वीडियो 17 जुलाई का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान का आरोप है कि एक माफिया उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था, जिसकी शिकायत वो कई बार कलेक्टर दफ्तर में लेकर पहुंच चुका था। भारतीय वायुसेना की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के दूसरे चरण की जोरदार शुरुआत हुई। इस मौके पर भारतीय विमानों ने अपना कौशल दिखाया। ये विमान जोधपुर के आसमान में अपनी मौजूदगी दिखाते हुए फायरिंग रेंज पहुंचकर वायु शक्ति का एहसास करा रहे हैं। अभ्यास के तहत ग्रीक के F-16 और भारतीय राफेल की जुगलबंदी में उड़ान क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन रोचक रहा। तरंग शक्ति एक्सरसाइज के तहत 14 सितंबर तक 600 उड़ानें होंगी। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस जैसे विमान विदेशी वायुसेना की टीमों के साथ मिलकर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी दक्षता का प्रदर्शन दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले 4 खिलाड़ियों को फोन कर बात की है और पदक जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन कर रहे भारतीय एथलीटों से फोन पर बात की और पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने योगेश कथुनिया, सुमित अंतिल, शीतल देवी और राकेश कुमार से बात की। मंगलवार को पीएम ब्रुनेई के दौरे पर थे। यहीं से पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को फोन किया और शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी हौसला अफजाई की।
ब्रुनेई दौरे से टाइम निकालकर खिलाड़ियों से बात करने पर पीएम ने कहा कि मैं दुनिया में कहीं पर भी रहता हूं, पर मैं हिंदुस्तान को जीता हूं। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली खबर, बेरोजगार युवक अश्विनी के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। युवक को मिला 250 करोड़ के ई-वे बिलिंग फ्रॉड का नोटिस। युवक के नाम पर चल रही थी फर्जी कंपनी। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रुनेई के राष्ट्रपति हसनल बोल्किया से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति हसनल बोल्किया के साथ डिनर करेंगे। आज ही सिंगापुर के लिए रवाना होंगे पीएम।